हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविम समावयवता के बारे में, है ना। तो त्रिविम समावयवता के टाइप्स, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आज सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संरचनात्मक समावयवता के दो टाइप, है ना, हाइड्रेट समावयवता और उपसह संयोजी समावयवता के बारे में। तो जो संरचनात्मक समावयवता का जो टॉपिक था वो चारों ही समावयवता मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम समावयवता के बारे में। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं त्रिविम समावयवता की डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र, लिगैंड और बंधों का प्रकार सभी समान हो, केवल लिगैंड का केंद्रीय परमाणु के चारों ओर विन्यास भिन्न हो, तो उसे त्रिविम समावयवता कहते हैं, है ना। ऐसे उपसह संयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है, लिगैंड भी समान है और बंधों का प्रकार, है ना, उपसह संयोजी बंध है, किस प्रकार के बंध है, ये सभी समान हो, लेकिन लिगैंड का केंद्रीय परमाणु के चारों ओर विन्यास, अभिविन्यास, किस प्रकार से अरेंजमेंट है उनका, केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ जो लिगैंड है उनका विन्यास या उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, उसके आधार पर त्रिविम समावयवता नाम दिया गया है इसको, है ना। और त्रिविम समावयवता क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका जो विन्यास होता है ये अंतरिक्ष में होता है, 3 डायमेंशनल होता है ना। तो 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविम होता है, इसीलिए इसको त्रिविम समावयवता कहा जाता है। इसके प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशीय समावयवता। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशीय समावयवता के बारे में। ओके, वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ज्यामितीय समावयवता की परिभाषा क्या है। जब केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर 2 समान लिगैंड एक दूसरे के निकटवर्ती या 90 डिग्री पर होते हैं, है ना, एक दूसरे के पास में होते हैं, समीप होते हैं या 90 डिग्री पर होते हैं, तो उसे समपक्ष या सिस समावयवी। और जब विकर्णवत होते हैं यानी कि 180 डिग्री पर होते हैं, है ना, 180 डिग्री पर होते हैं, विकर्णवत होते हैं, तो उसे विपक्ष या ट्रांस समावयवी कहते हैं। अब कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल है इसका PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। PT ये तो हो गया सेंट्रल मेटल एटम, है ना, तो ये हो गया PT। हाँ, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो ज्यामितीय समावयवता है ये या तो वर्ग समतलीय यौगिकों में पाई जाती है या फिर अष्टफलकीय, है ना, अष्टफलकीय यौगिकों में पाई जाती है। अष्टफलकीय का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अष्टफलकीय का एग्जाम्पल मैं एक बुक के द्वारा बता रहा हूँ आपको, है ना, एक बुक से, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल होता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो देखिए ये एक बुक है ना, इसके कोने देखिए कितने हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2, एक ऊपर एक नीचे, कितने हो गए, 2 और 2 4, फिर इधर एक ऊपर एक नीचे 6, एक ऊपर एक नीचे, टोटल कितने हो गए 8। तो ये अष्टफलकीय संरचना है। अगर यहां से देखेंगे आप तो सिर्फ आपको ये 2 और ये 2 कोने दिख रहे होंगे, ये पीछे के 4 कोने आपको नहीं दिख रहे होंगे, है ना। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D, है ना, त्रिविम संरचना है। तो अष्टफलकीय का एग्जाम्पल है, ये जो बुक है अष्टफलकीय का एग्जाम्पल है। ओके, क्लियर हो गया आपको अष्टफलकीय संरचना किसे कहते हैं। चलिए, तो अष्टफलकीय और वर्ग समतलीय यौगिकों में ये समावयवता पाई जाती है। कौन सी समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। ओके, तो देखिए ये तो हो गया सेंट्रल मेटल एटम। अब यहां पर NH3 2 है, Cl भी 2 है ना, तो वर्ग समतलीय यौगिकों में एक NH3 यहां, एक NH3 यहां,
एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, इस प्रकार से ये इसकी संरचना बन गई, है ना। ये संरचना बन गई। ये कौन सी संरचना है, देखिए लिखा है यहाँ पर कि दो समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती या 90 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे के निकटवर्ती, देखिए दोनों पास में है, 90 डिग्री पर है। ये जो है ये कोण कौन सा है, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का एंगल है ना, ये वाला। तो 90 डिग्री पर है, तो ये कौन से समावयवी हो जाएंगे, समपक्ष समावयवी, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिस, है ना। SIS सिस वो वाला नहीं है, सिस है ना, सिस्टर वाला, CIS सिस, समपक्ष समावयवी। ओके, अब इसका विपक्ष समावयवी मैं आपको यहां पर बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए, ये तो फिर से हो गया सेंट्रल मेटल एटम PT, फिर से चतुष्फल की संरचना, अब देखिए ये NH3 यहां पर लिखा मैंने, और एक NH3 जस्ट इसके सामने लिख दिया मैंने, एक Cl यहां लिखा, एक Cl यहां पर लिख दिया। देखिए अब NH3 एक विकर्ण बन रहा है ना, सीधी लाइन खींच देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ये इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, विकर्णवत 180 डिग्री, एक सीधी रेखा का जो कोण होता है ये होता है 180 डिग्री का सरल रेखा कोण, या इसको कहते हैं रिजु कोण, मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। 180 डिग्री का जो एंगल होता है सरल रेखा कोण कहते हैं, है ना, विकर्णवत। देखिए ये यहां से लगाकर यहां तक एक सीधी रेखा है, तो कौन सा एंगल होगा, 180 डिग्री का। यहां से लगाकर यहां तक एक सीधी रेखा है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो इस प्रकार से अगर विकर्णवत होते हैं या 180 डिग्री पर होते हैं, तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, विपक्ष, विपक्ष या ट्रांस। तो ये एक दूसरे के समपक्ष और विपक्ष समावयवी है, इसीलिए इस समावयवता को सिस ट्रांस समावयवता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सिस ट्रांस समावयवता, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी आ सकता है ना। तो ज्यामितीय समावयवता को सिस ट्रांस समावयवता भी कहा जाता है। सिस कैसे, जब 90 डिग्री पर हो, एक दूसरे के पास में हो। ट्रांस कैसे, जब 180 डिग्री पर हो, एक दूसरे के विकर्णवत हो। समझ में आ गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं त्रिविम समावयवता के दूसरे टाइप की। फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया हमने ज्यामितीय समावयवता का, अब बात कर लेते हैं प्रकाशीय समावयवता के बारे में, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन बनाकर यहाँ पे। इस प्रकार की समावयवता ऐसे यौगिकों में पाई जाती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, केवल उन्हीं यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता पाई जाती है, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, है ना, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं हम उसको, तो उन यौगिकों में प्रकाशीय समावयवता पाई जाती है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश को दाई ओर घुमाते हैं, है ना, राइट साइड दाई ओर घुमाते हैं, तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या D या प्लस कहलाते हैं, और जब बाई ओर घुमाते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो उन्हें कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक या L या माइनस कहा जाता है ना। D क्यों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के कारण, है ना, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहा जाता है, और वाम ध्रुवण घूर्णक को लीवो रोटेटरी भी कहा जाता है। तो इस नाम के आधार पर D और L इनका नाम रखा गया है। ओके, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले एग्जाम्पल से पहले हमें मिरर इमेज बनाना आना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब, है ना। चलिए एक बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर कोई मिरर रखा है, कोई दर्पण रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये ऊपर का भाग है मेरा, मान लेते हैं ये A है, ये B है ना, ये सिर वाला भाग है, ये पैर वाला भाग है, ये C है, ये D है ना, ये बाया भाग है, ये दाया भाग है, या ये दाया है, ये बाया है,
कैसा भी, कुछ भी मान सकते हो। अब ये मिरर है, अब इसमें मिरर में इमेज किस प्रकार से बनेगी, ऊपर वाला भाग ऊपर ही रहेगा, सिर वाला भाग, पैर वाला भाग नीचे ही रहेगा, है ना। तो ए और बी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं हुआ। अब जो सी वाला भाग है ना, सी इधर है तो ये उधर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और ये डी इधर है तो ये इधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यानी कि सिर्फ सी और डी, है ना, सी और डी की पोजीशन चेंज हुई है, ए और बी एज इट इज है ना, ए और बी एज इट इज है, सी और डी की पोजीशन चेंज हुई है। तो दर्पण प्रतिबिंब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। दर्पण में क्या होता है, बाया भाग दाया दिखता है, दाया भाग बाया दिखता है ना। सी की जगह डी दिखेगा, डी की जगह सी दिखेगा। क्लियर हो गई बात आपको, मिरर इमेज बनाना आ गया होगा आई थिंक आप सभी को। तो ये जो समावयवता है मिरर इमेज पर आधारित है ना, दर्पण प्रतिबिंब। और अब जब इसे इस पर रखेंगे, अध्यारोपित करेंगे, तो अध्यारोपित होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसको उठा के जस्ट इसके ऊपर रखेंगे तो ये सी, यहाँ पर तो सी है जबकि यहाँ पर तो डी है, एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएंगे, है ना। और नहीं ढक पाएंगे तो अध्यारोपित नहीं होंगे। ये ए और बी तो एक दूसरे को ढक पाएंगे, लेकिन सी और डी एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे, है ना। क्लियर हो गई बात आप सभी को। तो ये होता है मिरर इमेज, बाया दाया हो जाता है, दाया बाया हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। COEN का होल थ्राइस 3+, है ना। ये एग्जांपल है, दिखने में बहुत ही छोटा है, मासूम सा दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं, है ना, बहुत ही खतरनाक है ये। चलिए सबसे पहले तो मैं इसका नाम बताना चाहूंगा। EN का पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, है ना, एथिलीन डाइएमीन। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर इन दोनों कार्बनों से जुड़ा हुआ रहता है NH2, यहाँ पर भी NH2, और इस पर होता है एक लोन पेयर, है ना। इसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन और कितना एमीन है, 2 टाइम्स है, तो डाइएमीन। EN का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइएमीन, और इसका फॉर्मूला होता है CH2NH2 CH2NH2, और ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एथिलीन डाइएमीन है, एक एथिलीन डाइएमीन कितने बंध बनाएगा। देखिए यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से एक बॉन्ड बना लेगा ये, यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड यहाँ से बना लेगा ये। कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे काम में आने वाली है ये बात। ओके, तो एक एथिलीन डाइएमीन कितने बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है ना। एक EN का मतलब होता है कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा। यहाँ पर कितने EN है, 3 EN है, तो 3 EN कितने बंध बनाएंगे, 6 बंध बनाएंगे। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया, है ना। एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला ये होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर होती है ये होता है। इसको शॉर्ट में हम EN लिखते हैं, है ना, शॉर्ट में EN लिखा जाता है। इसका पूरी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है, CH2NH2, और ये C फिर से CH2NH2 से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर हो गया। और एक एथिलीन डाइएमीन 2 बंध बनाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 2 बंध बनाएगा एक एथिलीन डाइएमीन, है ना। तो 3 एथिलीन डाइएमीन कितने बंध बनाएंगे, 6 बंध बनाएंगे, क्योंकि 1 2 तो 3 6। क्लियर हो गई ये बात आप सभी को। चलिए अब इसकी संरचना बना देते हैं। CO तो क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और ये अष्टफलकीय यौगिकों में पाई जाती है ना। अष्टफलकीय यौगिकों में ये वाली जो समावयवता है ये अष्टफलकीय यौगिकों में पाई जाती है। अष्टफलकीय यौगिक यानी कि ये इस प्रकार से संरचना होगी। देखिए यहाँ पर ये अष्टफलकीय एक ऊपर से भी आने वाला है, एक बॉन्ड नीचे से आने वाला है, ये होती है अष्टफलकीय संरचना। क्लियर हो गया। अब देखिए अष्टफलकीय संरचना हमने बना ली। अब एथिलीन डाइएमीन कितने हैं, EN कितने हैं, 3 है, तो एक EN को मैंने रखा यहाँ पर, एक EN को मैंने रखा यहाँ पर, और एक EN को मैंने रखा यहाँ पर। 3 EN हो गए,
हो गए 3 EN। अब एक EN कितने बंध बनाता है? मैंने बताया था एक EN कितने बंध बनाता है? 2 बंध बनाता है। तो 3 EN कितने बंध बनाएंगे? 6 बंध बनाएंगे, है ना। यानी कि ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बंध बनाएगा। टोटल बंध कितने हो जाएंगे? 6 बॉन्ड्स हो जाएंगे, है ना। 6 बंध हो जाएंगे। चलिए तो बंध बना देते हैं 6 बंध। एक बंध तो इसने इसके साथ बना लिया, एक बंध इसने इसके साथ बना लिया, इसने एक बंध इसके साथ बना लिया, एक बंध इसके साथ बना लिया। इस EN ने एक बंध इसके साथ बना लिया, एक बंध इसके साथ में बना लिया, है ना। इजी है। अगर EN की जगह हम वो पूरा स्ट्रक्चर लिखते CH2NH2, यहाँ पर भी CH2NH2, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका दिमाग खराब हो जाता कि इतना सारा कुछ लिखा हुआ देख के आप तो भाग जाते, वीडियो ही नहीं देखते, है ना। लेकिन इसको सरल बनाने के लिए EN लिख दिया है यहाँ पर, और बुक में भी ऐसा ही है ना। EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन, ये होता है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, EN की स्ट्रक्चर ये होती है ना। तो एक EN कितने बंध बनाता है? 2 बंध बनाता है। तो एक EN ने 2 बंध बना लिए, एक EN ने 2 बंध बना लिए, एक EN ने 2 बंध बना लिए। टोटल बंध 6 हो गए 2 4 6। अब इसकी हमें मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज मैंने आपको बताया था कि इसे बनाते हैं, ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा, है ना। पोजीशन ऊपर और नीचे की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है, चेंज सिर्फ लेफ्ट और राइट की पोजीशन चेंज होगी। क्लियर हो गई आपको सभी को ये बात? चलिए अब यहाँ पर मिरर है, मिरर लगा देते हैं। ये मिरर लगा दिया। फिर से इसकी अष्टफल की संरचना होती है, अष्टफल की संरचना बना देते हैं। CO सेंट्रल मेटल एटम है, ये एक बॉन्ड यहाँ से, ये एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक ऊपर से और एक नीचे से। इस प्रकार से ये अष्टफल की संरचना बन गई। कोपर नहीं, कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब देखिए, अब बड़ा मजा आने वाला है आपको, है ना। समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग है। चलिए अब ये देखिए, ये तो हो गया सेंटर, हो गया सेंटर। CO क्या है? सेंटर में है, ये हो गया सेंटर में। अब देखिए ये ऊपर जो है, ये वाला पार्ट जो है ऊपर है, ये वाला पार्ट नीचे है। तो ये साइड में है, इधर है, तो ये किधर हो जाएगा? इधर। ये भी इधर है तो ये उधर हो जाएगा मिरर इमेज बनने के बाद में, है ना। देखिए ये सेंटर है, सेंटर के इस साइड में है दोनों। सेंटर है ये वाला जो CO लिखा है, ये सेंटर है, सेंटर के इधर है ये दोनों पार्ट। तो अब उधर हो जाएंगे मिरर इमेज बनने के बाद में, यानी कि हम इसमें किधर बनाएंगे? इन दोनों EN को उस साइड बनाने वाले हैं, है ना। ये सेंटर से इधर है तो उधर बनाएंगे। बना देते हैं EN, है ना। एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया। हो गया, बन गया। चलिए इसका काम हो गया। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये EN इधर है, मिरर इमेज में किधर चला जाएगा? ये EN इधर आ जाएगा, यानी कि इस साइड आ जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना। ये बन गई स्ट्रक्चर। आ गया मजा, है ना। मिरर इमेज बन गई, अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया फिर से समझते हैं, है ना। एक बार में ये समझ में नहीं आने वाला है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझना जरूरी है आपका, है ना। चलिए ये तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। थ्योरी लिखी हुई है और कुछ नहीं है। इस प्रकार की समावयवता ऐसे यौगिकों में पाई जाती हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, है ना। इसको इस पर उठाकर रखेंगे तो अध्यारोपित नहीं होगा, एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएंगे, इसीलिए इसको प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, है ना।
तो अध्यारोपित नहीं होते हैं। जब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं तो डी या प्लस कहलाते हैं, और जब बाईं ओर घुमाते हैं तो एल या माइनस कहलाते हैं। वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, चलिए एग्जाम्पल ये है मेन तो, है ना। एग्जाम्पल क्या है, COEN का होल थ्राइस 3+, हाँ 3+ लिखा है। अभी आपको नंबर नहीं मिलने वाला है अगर आपने ऐसा लिखा तो। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3+, यहाँ पर भी क्या होगा 3+, ये लिखना जरूरी है। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाई अष्टफल की, है ना, अष्टफल की स्ट्रक्चर बनाई और 3 EN है, तो एक EN को यहाँ रखा, एक EN को यहाँ रखा, एक EN को यहाँ रखा। अब एक EN कितने बंद बनाता है, 2 बंद बनाता है, तो 3 EN कितने बंद बनाएंगे, 6 बंद बनाएंगे। क्लियर हो गया सभी को, है ना। तो एक EN ने 2 बंद बना लिए, एक EN ने 2 बंद बना लिए, एक EN ने 2 बंद बना लिए। टोटल बंदों की संख्या कितनी हो गई, 6। टोटल कितने बंद हो गए, 6 हो गई। स्ट्रक्चर बनाते आ गई। अब यह दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, है ना, ये दर्पण है। दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो पहले तो अष्टफल की संरचना एज इट इज बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पर बनाई थी, है ना। बॉन्ड नहीं बनाना है, EN नहीं लिखना है अभी। पहले तो अष्टफल की संरचना बना ली, है ना, CO लिखा, एक यहाँ से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बना दिया। अब देखना है कि ये सेंटर है ना, ये ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग, और ऊपर में भी ये इस साइड है ना, सेंटर है ये, तो सेंटर से इधर है ये। तो अब दर्पण प्रतिबिंब में उधर चला जाएगा, है ना। मैंने बताया था आपको ये वाला ABCD, जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो A तो ऊपर रहेगा, B तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये C की जगह क्या हो जाएगा, D, और D की जगह क्या हो जाएगा, C। एज इट इज यहीं पर, एज इट इज यहीं पर हो रहा है। देखिए ये जो पार्ट है ये सेंटर है, सेंटर से इधर EN। अब ये जो EN है ये दोनों उस साइड चले जाएंगे, है ना। तो ये देखिए उस साइड चले गए, ये सेंटर से उस साइड चले गए। पहले इधर थे फिर उधर चले गए, हो गए। अब देखिए ये वाला जो EN है ये सेंटर से उस साइड है, तो अब दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज बनने के बाद इस साइड आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये सेंटर है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से, है ना। तो आज हमने पढ़ा ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक आपको समझ में आ ही गए होंगे। ओके, तो प्लीज़ यार इतनी मेहनत के बाद आपका एक लाइक तो बनता ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।